मोहन खेती करता था और हर साल मोहन की फसल अन्य किसानों से अच्छी होती थी। रानो, इस बार हमारा गेहूं सबसे ज्यादा होगा और सबसे अच्छा गेहूं होने के कारण रेट भी हमारा ही सबसे ज्यादा होगा। हाँ मोहन, इस बार मैं अपने बेटे के लिए नया सुंदर सा घर खरीदूंगी। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे की यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। उन दिनों कालू सेठ के यहाँ मुंशी का काम करता था। मुंशी जी, मैंने सुना है कि इस बार मोहन की फसल सबसे ज्यादा होगी और उसका रेट भी सबसे ज्यादा होगा। खैर, ये बात है, मुझे मोहन से वो फसल पहले से ही कम कीमत पर खरीदनी चाहिए और बाद में इसे ऊंचे दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। कालू, पता लगाओ कि जंगल में किस पक्षी के पास सबसे अच्छा गेहूं है। हमें अपने घर के लिए गेहूं खरीदना है। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज ही पता लगा लूंगा। फिर कालू सीधा मोहन के घर जाता है। कैसे हो मोहन, सुना है इस बार तुम्हारी फसल सबसे अच्छी है। यार, मैं तुमसे फसल खरीदना चाहता हूँ, कीमत बताओ, तुम मुझे किस रेट पर दोगे? कालू भाई, गेहूं की एक बोरी सोने के सिक्के के बराबर है। आप जानते हैं मोहन भाई, एक सोने का सिक्का 2 बोरी गेहूं के बराबर है। नहीं कालू भाई, वह बहुत पुराना है, अब सबका रेट एक ही है और इसके अलावा मेरे गेहूं का स्वाद भी सबसे अच्छा है। चलो भाई, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कल सेठ जी के साथ तुम्हारे खेत पर आऊंगा। सेठ जी, मुझे पता चला है कि सबसे अच्छी फसल मोहन की है और मोहन हमें अच्छे दाम पर गेहूं देने को तैयार है। ठीक है, तो सुबह मोहन के पास चलते हैं। अगले दिन कालू और सेठ मोहन से मिलने जाते हैं। मोहन, तुम बहुत अच्छे और मेहनती किसान हो। मुझे घर के लिए 10 बोरी गेहूं चाहिए। तुम जो भी रेट चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे सेठ जी, ये आपका अहंकार है। जब सेठ ने गेहूं चेक किया तो उसे गेहूं बहुत पसंद आया। अरे यार, क्या बढ़िया गेहूं है, कृपया हमें यह सारा गेहूं दे दो। यह सारा गेहूं हमारे परिवार के लिए काफी है। खैर सेठ जी, मुझे ये सारा गेहूं बेचना है। ये सारा गेहूं आपको देना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। मोहन गेहूं की फसल से बहुत खुश था क्योंकि उसका गेहूं बहुत अच्छे दाम पर बिक रहा था और उसे पता था कि अब उसका सारा कर्ज उतर जाएगा और उसे एक अच्छा नया सुंदर घर भी मिल जाएगा। रानो, मैं ये गेहूं सेठ जी के पास छोड़ देता हूँ और पैसे लेकर अभी आता हूँ। फिर हम तीनों घर देखने जाते हैं। माँ, अब मेरे दोस्त मुझसे जलेंगे। अब हम नए घर में रहेंगे और मैं ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। हाँ बेटा, अब बहुत देर के बाद ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। पहले तो अकाल के कारण हमारी स्थिति बहुत खराब थी। मोहन गेहूं सेठ जी के घर छोड़ने जा रहा था कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे रोक लिया। हम लोग भूख से मर रहे हैं और तुम इतना सारा गेहूं लेकर कहाँ जा रहे हो? ये गेहूं मेरा नहीं है, सेठ जी का है, मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। ये सेठ लोग हमारा पैसा खाकर अमीर बनते हैं, इसीलिए इस गेहूं पर सिर्फ हमारा ही हक है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। कृपया मुझे जाने दीजिए, मैंने अभी उनसे पैसे नहीं लिए हैं। वे डाकू मोहन की बात नहीं सुनते और उसे एक पेड़ से बांधकर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। इससे बेहतर था कि वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार देते। हमने पहले ही बहुत कष्ट झेले हैं, हमारी मदद कर। रानो मोहन को ढूंढते हुए उसी पेड़ पर पहुंचती है। अरे मोहन, ये सब किसने किया और गेहूं कहाँ है? रानो, हम बर्बाद हो गए, डाकुओं ने मेरा सारा गेहूं छीन लिया।
सुनकर रानो को गहरा सदमा लगा। मोहन, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम तीनों को जहर खा लेना चाहिए। हम इस जीवन से थक गए हैं। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रानो, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमारे साथ है। हम सेठ जी के पास जाते हैं, शायद वह हमारे लिए कुछ कर सकें। फिर वह दोनों सेठ के पास जाते हैं। मोहन, क्या बात है, तुम खाली हाथ क्यों हो? गेहूं कहाँ है? मैं गेहूं ला रहा था, तभी रास्ते में लुटेरों ने मुझे रोका और सारा गेहूं लूट लिया। सेठ जी, इन डाकुओं को पकड़ने में मेरी मदद करो, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरे ऊपर तो पहले से ही इतना कर्ज है, मेरे सारे सपने टूट गए। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, तुम अभी जा सकते हो। ये सेठ लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों के दुखों की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। जब मोहन और रानो घर पहुंचते हैं तो मोनू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। पिताजी, चलो एक नया घर और खिलौने खरीदने चले। बेटा, अब काफी देर हो गई है, मैं सुबह तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, अब तुम सो जाओ। मोहन, अब क्या करें? मोनू खिलौने लाने की जिद पर अड़ा है, जबकि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। चिंता मत करो रानो, हमने घर के लिए जो गेहूं रखा है ना, उसे बेच देते हैं और उससे अपना कर्ज उतार देते हैं। तुम ऐसा करो, तुम मोहन के लिए मिट्टी के खिलौने बनाओ। अगले दिन मोहन गेहूं बेचकर कर्ज चुकाने जाता है। मिट्टू भाई, मुझे शर्म आती है कि मैंने कर्ज लौटाने में 1 दिन देर कर दी। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अब कृपया यह कर्ज वापस ले लो और जाकर दोबारा गेहूं बो। और हाँ, मेरे पास एक घर खाली पड़ा हुआ है, तुम उसमें रह सकते हो। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम उसे खरीद सकते हो। अरे मिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हैं। मैं जीवन भर आपके लिए प्रार्थना करता रहूँगा। फिर मोहन घर जाता है और रानो को सब कुछ बताता है। यह सब सुनकर रानो बहुत खुश होती है और मिट्टू के लिए बहुत प्रार्थना करती है। फिर अगले ही दिन वो तीनों एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मोहन फिर से खेती शुरू करता है और बहुत मेहनत करता है। कई महीनों की मेहनत के बाद मोहन की फसल बहुत अच्छी होती है। सेठ जी, इस बार मोहन की फसल फिर बहुत अच्छी हुई है। तो ठीक है, सुबह उसके पास चलते हैं। अगले दिन फिर कालू और सेठ मोहन के खेत में जाते हैं। मोहन सेठ से नाराज था क्योंकि जब डाकुओं ने मोहन को लूटा तो सेठ ने उसकी मदद नहीं की। अरे मोहन, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने भी अच्छा नहीं किया। तुमने गेहूं किसी और को भेज दिया। जब मुझे यह बात पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ। सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा गेहूं लुटेरे ले गए। मैं आपके साथ धोखा क्यों करूं? और आपसे ऐसा किसने कहा? चलो मोहन, मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस बार मैं तुम्हारी कसर निकाल दूंगा। बताओ, इस बार मुझे अपना गेहूं बेचोगे या नहीं? सेठ जी, मैंने गेहूं बेचना ही है। मुझे अपना कर्ज उतारना है। मैं बहुत मकरूज हो गया हूँ। ऊपर वाले ने इस बार आपको 2 गुना गेहूं दिया है, इसलिए तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और मुनाफा भी अच्छा खासा होगा। ये कुछ पैसे रख लो, हम 2-3 दिन में आकर गेहूं ले जाएंगे। अरे वाह सेठ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। हम गेहूं खुद ही ले जाएंगे। बेचारे मोहन को पिछली बार भी बहुत नुकसान हुआ था। कालू, मुझे बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मोहन ने गेहूं किसी और को बेच दिया है? वो सेठ जी, मैंने भी किसी से सुना है, मैंने इसे बिकते हुए नहीं देखा। मोहन, सेठ क्या लेने आए थे? वो मुझे बहुत अग्रिम राशि देने आए थे। इस बार वे खुद मेरे घर आकर गेहूं ले जाएंगे।
जब गेहूं की कटाई हो जाती है तो मोहन सारा गेहूं घर ले आता है। रानू, सेठ को अब तक अपना गेहूं लेने आ जाना चाहिए था। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ, मुझे आज रात जागकर गेहूं की रखवाली करनी है। तभी वो दोनों लुटेरे एक पेड़ पर आकर छिप जाते हैं। जैसे ही ये पक्षी सो जाएगा हम अपना काम शुरू कर देंगे। इस बार गेहूं बहुत है और हमें काफी समय लगेगा। यदि ये पक्षी रास्ते में आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। मोहन पूरे दिन काम करके थक जाता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता और वो सो जाता है। जैसे ही मोहन सोता है दोनों लुटेरे गेहूं पर सेंध लगाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। अरे अरे, ये क्या, हमें जाल में फंसाया गया है। जब सुबह होती है तो मोहन जाग जाता है। अरे अरे, मैं इतने आराम से कैसे सो सकता हूँ। शुक्र है मेरे गेहूं सलामत हैं। जब मोहन गेहूं के पास जाता है तो वहां दो डाकुओं को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, क्या तुम वही नहीं हो जिसने मुझसे गेहूं चुराया था? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे पास गेहूं है? अगर तुमने सच ना बताया तो मैं तुम्हें आग लगाकर राख कर दूंगा। अरे, ऐसा मत करना, हम ये सब अकेले नहीं कर रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है। कालू मुंशी हमारे साथ ये सब कर रहे हैं, कृपया हमें जाने दो। कालू, अभी तक गेहूं नहीं आया, तुम्हारे आदमी कहाँ रह गए हैं? सेठ जी, उन्हें तो मैंने कल ही भेज दिया था, हो सकता है बैलगाड़ी खराब हो गई हो। जल्दी से पता लगाओ, रात भर बैलगाड़ी ठीक नहीं हो सकी और मैं मोहन के यहाँ जा रहा हूँ। जाओ जाओ, मोहन के पास बेचारा मरने ही वाला होगा गेहूं के गम में। जब सेठ मोहन के यहाँ जाता है तो वहाँ गेहूं देखकर हैरान रह जाता है। अरे मोहन, गेहूं अभी तक तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मैंने कल का अपने आदमियों को तुम्हारे यहाँ भेजा है। उस सेठ जी, आपके आदमी तो नहीं आए, लेकिन ये डाकू आपके मुंशी कालू की तरफ से आए हैं। पहले भी इन्होंने मुझसे गेहूं छीना था। ये तो मेरे बेटे ने बड़ी अक्लमंदी से जाल लगाकर इन दोनों को पकड़ा है। सेठ मोहन की बात सुनकर दंग रह जाता है। मैं माफी चाहता हूँ, मैं कालू को इस पर जरूर सजा दिलवाऊंगा और तुम्हारे पहले गेहूं के दाम भी तुम्हें मिल जाएंगे। सेठ कालू को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर मोहन मिट्ठू से लिया कर्ज वापस कर देता है और उससे वो घर भी खरीद लेता है जिसमें वो रह रहे थे। फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के माल पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी की माली मदद नहीं कर सकते तो हमें किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। कालू और गोरी घोंसला बनाकर बेचते थे। अरे कालू यार, ये घर कितने का है? बारिश और हवा के कारण मेरा घर टूट गया है। मोहन, इसकी कीमत सिर्फ 1 किलो गेहूं है। अरे यार, ये दाम बहुत ज्यादा है, मैं केवल 1 पाव गेहूं दूंगा। मांग अधिक होने के कारण कालू का एक भी घोंसला नहीं बिकता। गोरी, आज एक भी घोंसला नहीं बिका, सब कहते हैं दाम ऊंचे हैं। इस काम में कोई फायदा नहीं होता, दिन भर मेहनत करने के बाद सिर्फ 1 घोंसला बनता है और वह भी नहीं बिकता। पास के जंगल में एक साधु बाबा रहता है, वह हर दिन इतना पैसा इकट्ठा करता है, कोई काम भी नहीं करता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों भूख प्यास से मर जाएंगे। गोरी, मेरे मन में एक योजना आई है। समझो गोरी, मैं एक साधु हूँ, मुझे इस काम के लिए एक मित्र की आवश्यकता है। फिर कालू अपने मित्र के पास जाता है और उसे पूरी योजना बताता है। तुम्हें तो कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे तो सब जानते हैं। सबसे पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा, इसमें बहुत पैसा है और पूरी जिंदगी शांति से गुजर जाएगी।
फिर कालू भेष बदलकर अपने जंगल में चला जाता है। गोरी, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि कालू को शहर में नौकरी मिल गई है। फिर कालू एक पेड़ के नीचे अंधा साधु बन जाता है। आगे बढ़ो और शोर मचाना शुरू करो ताकि ग्राहक आने लगे। नबीना आमिल बाबा के पास आए और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। नबीना आमिल बाबा के पास आए और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। नबीना आमिल बाबा के पास आए और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। देखते ही सभी पक्षियों को पता चल गया कि जंगल में कोई नबीना साधु आया है। जैसे ही मुझे पता चला कि इस जंगल के पक्षियों पर अचानक हमला होने वाला है, मैं तुरंत आ गया। एक बहुत ही खतरनाक बाज इस जंगल के पक्षियों पर हमला करने वाला है, लेकिन मैं अपनी शक्तियों से उसे नियंत्रित कर लूंगा। अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक है। यदि किसी को अपना भविष्य जानना हो तो वह साधु जी से पूछ सकता है। तभी एक पक्षी अपना भविष्य जानने के लिए आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में आप बहुत अमीर हो जाएंगे, लेकिन याद रखना साधु जी का हिस्सा निकालते रहना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। साधु जी की जय हो, साधु जी की जय हो। गोरी, कालू कहाँ है? 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। नीलू, कालू काम के सिलसिले में शहर गया है, अब उसे वहाँ नौकरी मिल गई है। जल्दी से बाज के पास जाओ और जो कुछ मैंने कहा है उसे अच्छी तरह समझाओ। और हाँ, जैसे ही बाज हमला करे जल्दी से सारा धन चुरा लेना और जाकर मोहन के घर के पास रख देना। दूसरी ओर गोलू साधु द्वारा बताई गई सभी बातें बताता है। काम तो हो जाएगा, लेकिन मेरा हिस्सा कब मिलेगा? कालू कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। गोरी नीलू के साथ साधु के पास जाती है। साधु जी, मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं, उनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारे पति के कारण इस वन को कष्ट होने वाला है। साधु जी, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पति में बहुत सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में उसे पता नहीं है। जैसे ही वह इस जंगल से निकलता है, इस जंगल पर और अधिक मुसीबतें आ जाती हैं। उनका इस वन में रहना सबके लिए उचित है। ये सत्य है कि आज तक जंगल में कोई बाज नहीं आया। मैं उसे संदेश भेजती हूँ कि जल्दी से जंगल में आ जाओ। जंगल में हर जगह चील की आवाजें सुनाई देती हैं। बाज की आवाज सुनकर सभी पक्षी अपने घोंसलों से दूर चले जाते हैं। गोलू जल्दी से घोंसलों से पैसे चुरा लेता है और मोहन के घर आ जाता है। दूसरी ओर गोरी चिड़िया के अंडे उठाती है और उन्हें गुफा के पास छोड़ देती है। साधु जी, काम हो गया। अरे अरे, अगर तुम्हें कोई यहाँ देखेगा तो सचमुच में मुझे अंधा कर देगा। अरे नहीं, चिंता मत करो, किसी ने मुझे नहीं देखा। साधु जी, आप क्या कर रहे हैं? चील ने हमला कर दिया है। चुप रहो, साधु जी मंत्र पढ़ रहे हैं। चील स्वयं आकर साधु जी के चरणों में गिर जाएगा। बाज साधु जी के सामने गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। साधु जी की जय हो, साधु जी की जय हो। साधु जी, हमसे वादा करें कि आप इस जंगल को कभी नहीं छोड़ेंगे। सभी पक्षी अपने घर वापस चले जाएं। साधु जी मंत्र का जाप कर रहे हैं। बाज अभी भी जाग रहा है। अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? मेरे अंडे फूटने वाले थे। क्रूर चील ने मेरे सारे अंडे खा लिए। अरे, इतना पैसा कहाँ से आ गया? साधु जी की बात सच हो गई, मैं बहुत अमीर हो गया। अरे भाई, ये सब तो हमने पैसा कमाने के लिए किया, लेकिन अब हम खुद पैसा लगा रहे हैं और ऊपर से चोरी करके उन्हें पैसा दे रहे हैं।
सब्र का फल मीठा होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज से पैसा आना शुरू हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। साधु जी, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे अंडे, कृपया मेरे अंडे लौटा दीजिए। चिंता मत करो, आपके अंडे सुरक्षित हैं। मुझे आपके अंडे वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ा जादू करना होगा, इसलिए जल्दी करें और गेहूं की एक बोरी ले आएं और आपको अपने अंडे मिल जाएंगे। गोरी अंडों की सुरक्षा कर रही है ताकि सांप अंडों को नुकसान न पहुंचाए। साधु जी, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। जैसा आपने कहा था, मैं आपके लिए यह उपहार लाया हूँ। अब तुम्हें बहुत अमीर बनना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। जल्दी जाओ, तुम्हारे अंडे सांप की गुफा के पास पड़े हैं और वह गुफा आपके पेड़ के बगल में है। मुझे बताओ दुष्ट आत्मा, तुमने इस पक्षी को कब से अपने वश में कर रखा है? मैं इसमें वर्षों से हूँ और मैं इससे चोरी करता हूँ। कल ही मैंने इस जंगल से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। वह सारा धन कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जला डालूंगा। मैं वह पैसे अब नहीं दूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं चुराऊंगा। चले जाओ यहाँ से, ये आत्मा बहुत खतरनाक है। मुझे बताओ दुष्ट आत्मा, तुमने इस पक्षी को कब से अपने वश में कर रखा है? मैं इसमें वर्षों से हूँ और मैं इससे चोरी करता हूँ। कल ही मैंने इस जंगल से बहुत सारे पैसे चुराए हैं। वह सारा धन कहाँ है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जला डालूंगा। मैं वह पैसे अब नहीं दूंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यहाँ से कुछ भी नहीं चुराऊंगा। चले जाओ यहाँ से, ये आत्मा बहुत खतरनाक है। आज अगर साधु जी नहीं होते तो मुझे मेरे अंडे नहीं मिलते। कालू को बुलाना पड़ेगा, ऐसा कब तक चलेगा? मोहन के पास बहुत पैसा है, उससे कहो जल्दी ले आए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। मोहन, जल्दी जाओ और पैसे ले आओ, मैं अब इस आत्मा का विरोध नहीं कर सकता। गोलू, ये काम सचमुच बहुत कठिन है, हमें यहाँ से निकलना होगा। मोहन चोरी के सारे पैसे एक बैग में लाता है। वह इस तरफ भाग गई है, हम उसे ये पैसे देने जा रहे हैं। गोरी को गए बहुत दिन हो गए हैं, फिर भी वह कालू को वापस नहीं लाई। तुम ये सारा पैसा रखो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। कालू, तुम बहुत तेज हो, अब ये पक्षी जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे। अरे नहीं, ये इतने भी अच्छे नहीं हैं। लो, ये दाढ़ी और बाल रखो, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। और हाँ, मैं और गोरी जंगल वापस जा रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। फिर कालू अपने मूल रूप में जंगल लौट आता है। मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? वह साधु जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वह चले गए हैं और शायद वापस ना आए। कालू, तुम अपने घोंसले की दुकान फिर से खोलो, अब हम तुम्हें 1 किलो गेहूं देंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा। कालू, चलो हम तुम्हें सब कुछ दे देते हैं, जंगल छोड़कर कभी मत जाना। कालू बहुत खुश था क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। वह दिन भर बिना कुछ किए मौज मस्ती करना चाहता था। सभी पक्षी समझ गए कि कालू के जंगल से चले जाने से उनके लिए मुसीबत आ गई है, इसलिए अब कालू के पास बहुत सारा पैसा और फल थे।